हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी कॉमर्स क्लासेस। और मैं हूँ आयुषी। तो गाइस, हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दिस वीडियो इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए हम एक एक चैप्टर अच्छे से करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अभी हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। So let's first discuss what is microeconomics. So microeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of individual units of an economy. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, पूरी इकोनॉमी एज अ होल अग्रीगेट इकोनॉमी को स्टडी नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इंडिविजुअल इनकम को स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल आउटपुट को स्टडी करेंगे, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को स्टडी करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि पूरी इकोनॉमी की कितनी इनकम हो रही है, पूरी इकोनॉमी में क्या डिमांड है, इकोनॉमी का क्या आउटपुट है। हम ये बात नहीं करने वाले, सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करने वाले हैं। तो दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स कौन से होते हैं? तो इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड क्या होता है? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें दो वर्ड्स को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, विलिंग एंड एबल। ये दोनों होने चाहिए। मतलब अगर एक कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय अ प्रोडक्ट बट इज नॉट एबल टू बाय अ प्रोडक्ट, इट्स नॉट कॉल्ड डिमांड। मतलब कि कोई चाहता है कुछ प्रोडक्ट को बाय करना बट उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो बाय कर सके, उसके पास शायद इतने पैसे नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट को बाय कर सके, तो हम नहीं बोलेंगे कि वो डिमांड है। या फिर अगर उसके पास पैसे है, वो खरीद सकता है लेकिन वो चाहता ही नहीं खरीदना, तो तब भी हम नहीं बोलेंगे कि वो डिमांड है। हम कब बोलेंगे वो डिमांड है? जब वो चाहता भी है खरीदना और वो खरीद भी सकता है। सो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। अब देखते हैं सप्लाई। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड कौन करते हैं? कंज्यूमर्स। सप्लाई कौन करते हैं? प्रोड्यूसर्स। तो इफ द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल दैट प्रोडक्ट, तब हम इसको बोलेंगे सप्लाई। इसमें भी दोनों इंपॉर्टेंट है, विलिंग एंड एबल। तो डिमांड कब होगा? जब एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को खरीदना भी चाहता है और वो खरीद भी सकता है। और सप्लाई जब एक प्रोड्यूसर एक प्रोडक्ट को बेचना चाहता है और वो बेच भी सकता है। अभी मैंने आपको इन दोनों कंसेप्ट का सिर्फ एक जिस्ट दिया है, हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके सेपरेट चैप्टर्स में। डिमांड का एक अलग से बहुत बड़ा चैप्टर है, सप्लाई का एक अलग से बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें हम पढ़ेंगे ये क्या होते हैं, देन इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, डिमांड शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटीज़ ऑफ सप्लाई, और भी पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ेंगे इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में। अभी बस मैंने आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताया है कि ये दो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और इसी से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं आगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो कि है स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी तो आपको पता ही होगा, नाम से भी सजेस्ट कर रहा है कोई चीज़ स्कार्स है, मतलब कि उसकी डिमांड ज़्यादा है बहुत, लेकिन सप्लाई कम है, मतलब वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, तो वो हम क्या बोलते हैं? स्कार्स है। स्कार्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, या सप्लाई है ही नहीं, वो अवेलेबल ही नहीं है, तो हम वो बोलेंगे कि वो चीज़ स्कार्स हो गई है, स्कार्स है। और इस स्कार्सिटी की वजह से ही प्रॉब्लम्स होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमी में। और ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी, ये इसके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस पर आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज। सही बात है, क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स है, वो अवेलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा कि कितने भी हमें चाहिए और वो हमें मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, लिमिटेड है, ठीक है ना। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से रिसोर्सेज को कहाँ यूज़ करना है। हम ज़्यादा उनको वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो वैसे ही स्कार्स है, और हम उसको वेस्ट भी नहीं कर सकते। हमें अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी, डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से रिसोर्सेज से क्या बनाना है, कितना बनाना है, तो हमें उसको एलोकेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए तीन प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और ये हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स है, तो हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये पहले से ही सोचना पड़ेगा ताकि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो।
तो ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमी में। पहले हम बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस की। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आएगा कि हमें कौन सा गुड बनाना है। अगर हमारे पास इकोनॉमी में 2 गुड्स है, गुड ए गुड बी, देन गुड ए बनाना है या फिर गुड बी बनाना है। अगर गुड ए बनाना है तो कितना गुड ए बनाना है, अगर गुड बी बनाना है तो कितना बनाना है, अगर दोनों बनाने तो दोनों कितने कितने बनाने हैं। हम दोनों फुल तो नहीं बना सकते ना कि कितने भी ए बन जाए कितने भी बी बन जाए, रिसोर्सेज स्कार्स है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो या तो हम पूरा ए बनाएंगे या तो सारे बी बनाएंगे, या तो इनका कुछ प्रपोर्शन करेंगे कि 50% ए बनाएंगे 50% बी, 70% ए बनाएंगे 30% बी। तो हमें इसमें डिसाइड करना है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस। सो नेक्स्ट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमने डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है कितना बनाना है, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कैसे बनाना है, कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करके बनाना है। हमारे पास 2 टाइप की टेक्निक्स होती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें मशीन्स का यूज़ करके बनाना है और मैनुअली कम, लेबर कम यूज़ करना है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स मतलब ज़्यादा ज़्यादा हमें मैनुअली बनाना है, मतलब लेबर की हेल्प से बनाना है और कम मशीन की हेल्प से, कम कैपिटल इंटेंसिव है। तो फिर पहला क्या है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या क्या बनाना है कितना बनाना है। सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाना है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से। थर्ड इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, कि अपर क्लास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लोअर क्लास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है। क्योंकि हमें पता है कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है तो सबके लिए तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते, तो इसलिए हमें चॉइस करना पड़ता है। तो आप बताओ किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, जिनके पास एबिलिटी है कि वो पे कर सके तो उनके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स है तो हम सबके डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सो द पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। और पेइंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, इनकम लेवल पे। जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसकी ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी है, जिसकी इनकम कम है उसकी कम पेइंग कैपेसिटी है। सो दीज आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हुम टू प्रोड्यूस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है इसको। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। सो देखो, अगर 2 गुड्स हमें बनानी है, गुड 1 गुड 2, अब हम दोनों तो गुड्स पूरे नहीं बना सकते बिकॉज हमने अभी देखा कि स्कार्सिटी की प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम एक गुड को इंक्रीज़ करेंगे, एक गुड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, तो दूसरे गुड की प्रोडक्शन को हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा बिकॉज रिसोर्सेज तो स्कार्स है। तो फिर हम दूसरे गुड को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो भी तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी ना कि हम उसको प्रोड्यूस कर सकें, लेकिन हम उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। इस कॉन्सेप्ट को हम एक अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये रहा एक एग्जाम्पल, अ पर्सन इज वर्किंग इन अ कंपनी एट अ सैलरी ऑफ ₹75,000 per month. He got 2 more job offers to work as a professor in a university for a monthly salary of ₹65,000 and offer from another company to work as a senior accountant for a salary of ₹50,000 per month. What is opportunity cost for him? देखो क्या कह रहे हैं, एक पर्सन एक कंपनी में जॉब कर रहा है, 75,000 पर मंथ उसको मिल रहा है। अब उसके पास 2 जॉब ऑफर और है कि एक तो वो प्रोफेसर की जॉब कर सकता है, 65,000 पर मंथ मिलेगा उसे, और एक सीनियर अकाउंटेंट की जॉब उसे मिल रही है 50,000 पर मंथ के लिए। अब उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो वो जॉब कौन सी कर रहा है अभी, 75,000 वाली, ठीक है, कंपनी में जॉब कर रहा है, और उसके 2 वो कौन से ऑफर को नहीं एक्सेप्ट कर रहा, एक तो प्रोफेसर की 65,000 रुपीज़ और सीनियर अकाउंटेंट 50,000 रुपीज़। तो जो ये कंपनी में जॉब कर रहा है जहाँ से इसको 75,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, क्या सेक्रीफाइस कर रहा है। अभी हमने देखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ये तो इसका बेस्ट है 75,000, इसका अगला नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है, 65,000 रुपीज़ या 50,000 रुपीज़, ऑब्वियसली 65,000 रुपीज़। तो ये इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई है, मतलब ये इसे भी तो एक्सेप्ट कर सकता था ना, बट ये नहीं कर रहा, तो ये इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर हिम इज द नेक्स्ट बेस्ट foregone alternative, that is ₹65,000 for working as a professor in a university. ओके, समझ आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में काफ़ी सारे कंसेप्ट के बारे में समझा। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके टूल्स कौन से होते हैं, डिमांड, सप्लाई, स्कार्सिटी के बारे में पढ़ा। देन हमने सेंट्रल प्रॉब्लम सीखे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। फिर हमने पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।